हाय फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जो 1885 से लेके 1919 तक के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे वो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कवर किए थे। और आज हम शुरू कर रहे हैं 1919 से लेके 1947, मीन्स 1990 से लेके 1947। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उसी के अंदर के क्वेश्चन होंगे। जरूर यहाँ पे 1915 का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। हिस्ट्री यार थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे जरूर रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं अभी। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन, अब पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन कौन से ईयर में आया था, क्योंकि ईयर्स भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अब 1942 में सिनेरियो क्या था, उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन की हालत उस टाइम खस्सी हो चुकी थी। दे वांटेड इंडियंस हेल्प, भारतीय का हेल्प चाहते थे। और इंडियंस यहाँ पे आई थी कि भाई अगर हमें आप आजादी नहीं दोगे, मतलब आजादी का प्रॉमिस, झूठा प्रॉमिस हमें नहीं चाहिए, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स उससे पहले भी रट लगा के बैठे थे कि नहीं हमें डोमिनेंस स्टेटस देना है, डोमिनेंस स्टेटस देना है। तो हमने बोला कि यार डोमिनेंस स्टेटस का जो ये राग अलापना है ना, ये हम 1930 में ही छोड़ चुके हैं। 1930 में ही हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी, आपको याद होना चाहिए। अभी देखो मैंने पढ़ाया नहीं ये सब बातें आपको, लेकिन जरूर मैं मान के चलता हूं कि अगर आप पीआईक्यू अटेंड करने आए हैं मेरे पास, तो जरूर आपका कोई ना कोई बैकग्राउंड आप एक बार देख के आए होंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, जस्ट आई वॉन्ट यू टू रिफ्रेश ऑल दोज टॉपिक्स, ये मेरा पर्पस है यहाँ पे। तो 1930 में जब लाहौर सेशन हुआ था, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो बोला था कि बोला गया था उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो इस टाइम पे अभी 1942 में 12 साल बाद आके अगर वापिस आप डोमिनेंस स्टेटस की बातें करोगे तो नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, क्या टर्म्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टर्म है नॉमिनेटेड। ठीक है, कहां से? प्रोविंशियल असेंबलीज, उस टाइम की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करती थी, मतलब स्टेट की जो असेंबली हुआ करती थी, एज वेल एज उस टाइम पे आपको पता होगा प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे, डेफिनेटली हुआ करते थे उस टाइम पे। तो बोला है कि दोनों यहां से क्या होंगे, लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। एनी प्रोविंस which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। आपको नहीं लगता है सेपरेट एक तरह से इंडिया को ब्रेक करने की बात हो रही है? यस, ये बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पे। तो क्रिप्स मिशन जो आया था उसका प्रपोजल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रपोजल था। तो ये अपने आप में खुद सोच के देखिए कि जो भी प्रोविंस जो विलिंग नहीं है यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अगर विलिंग नहीं है, तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और दे कैन फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। मतलब इंडिया से अलग एक पार्ट अपना बना सकता है, कहने का मतलब है। और दे कैन साइन एग्रीमेंट, बिल्कुल। और इसके बारे में क्लियर कट बात यहाँ पे ये थी यहाँ पे। और फर्स्ट वाले में देखते हैं जरा, इफ सेकंड वाला तो क्लियर कट वैसे भी सही है। ठीक है, तो देखिए जब यहां पे उन्होंने बोला था कि आफ्टर द वॉर, वो भी बिटवीन द वॉर नहीं, आफ्टर द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनेगी? पर्पस होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अगले मतलब अब इंडिया को आजादी देने की बात हो रही बाय द वे, आजादी नहीं डोमिनियन की बात हो रही बाय द वे, लेकिन यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। क्या सारे के सारे मेंबर नॉमिनेटेड होंगे? नहीं, जो यहां पे प्रिंसली स्टेट से होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली से लोग यहां पे इलेक्टेड होंगे। ऑल्दो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे, लोगों द्वारा डायरेक्टली उनको चुन के नहीं भेजा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और प्रोविंशियल असेंबली से, जैसे कि आज के टाइम पे राज्यसभा में जो लोग चूज होकर आते हैं ना अपने राज्यों से, हर एक राज्य से लोग चूज होकर आते हैं, आपको पता होगा, तो वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली उनको लोगों से उन्हें उठा के भेजा जाता है कि चलो भाई राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, आप लोग वोट डालो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे आर डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो यहां पे नॉमिनेटेड दोनों के लिए नहीं होगा, नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, दैट इज करेक्ट। बट प्रोविंशियल असेंबली से वो लोग क्या होंगे? वो लोग यहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो यहां पे सही है। और देखिए एक बात आपको बता दूं मैं कि जब क्रिप्स मिशन आया था तो अभी भी वो किसके बारे में बात कर रहा था? दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द डोमिनियन स्टेटस एंड डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, वो लोग ऑल द वे बोल रहे थे कि इंडिया पूरी तरह से फ्री रहेगा कि वो यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल बॉडी में जाके पार्टिसिपेट कर पाए, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? इंडिया अभी भी ब्रिटिश के हाथों में तो रहेगा ना, क्वेश्चन तो यही है। और गवर्नर जनरल की पावर वैसी ही रहेगी जो इंटैक्ट जैसे थी। तो दो चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि गवर्नर जनरल की पावर एज इट इज रहेगी, डिफेंस की पावर तुम्हारे पास रहेगी, सिर्फ क्या हम लोग तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे हर जगह पर इंटरनेशनल बॉडीज में। और सबसे बड़ी बात ये सेकंड वाला पॉइंट, एक तरह से तुम इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर रहे हो। मैं क्यों बोल रहा हूं बाल्कनाइजेशन? क्योंकि बाल्कन प्लान जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाल्कन प्लान आया था, वो मालूम है आपको, जितना भी ईस्ट यूरोप वाला एरिया आप देखते हो, चेकोस्लोवाकिया हो गया या फिर बाकी के जो स्लोवेनिया, ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटी गई थी। अदरवाइज इट वॉज एंटायर एक तरह से बाल्कन टेरिटरी थी वो।
तो बाल्कनाइजेशन नहीं करना था हमें अपनी कंट्री का, तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और गांधी जी ने तो बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फॉलिंग बैंक, मतलब एक बैंक जो डूब रहा है हमें एक आगे का चेक, आगे का फ्यूचर का चेक दे रहा है कि देखो जब हम लोग स्थिति में हो जाएंगे तब आपको ही करने वाले हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया कि हु हैज सेड दैट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फॉलिंग बैंक और अ क्रम्बलिंग बैंक, जो टर्म्स है यहाँ पे अभी एग्जैक्ट, बट यही सेंस है यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कैसे। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको ऑलरेडी ये सब चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, अब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी इसको मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इट इज ऑफ नो यूज। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने नहीं ऐड किया था, लेकिन सोचा कि आप लोग अगर पीडीएफ मांगते हैं तो आपको पूरा मिलना चाहिए, आप आराम से इसको बैठ के पढ़िए, सब कुछ आपको इसके अंदर डिटेल में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942, अब 8 अगस्त 1942 का आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया ये हुआ था, पास हुआ था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, कौन से सेशन में? बॉम्बे में किया गया था 1942 में। ऑल इंडिया दस कांग्रेस कमेटी, AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी बॉम्बे में, वहां पे इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो यस, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, आपको पता होगा। और एक दिन पहले ही मतलब 8 तारीख की शाम को ही सबको उठवा लिया गया था, बोले चलो आप लोग। और क्विट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि एक तरह से वॉयलेंट मूवमेंट था, मास मूवमेंट था, जिसके अंदर बहुत सारे न्यू लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, एरिया वाइज हमें लीडर्स देखने को मिलते हैं। तो न्यू लीडरशिप हमें देखने को मिल के आती है यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। चलिए, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस, देखिए ये तो 1909 में ही हो गया था ना, ये तो 1909 में ही हो गया था, जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको एज ए लॉ मिनिस्टर चूज किया गया था, वन ऑफ द मेंबर ऐड हुए थे, ये तो पहले ही हो गया था। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड, ये तो यार 7 प्रोविंसेस, जो 9 प्रोविंसेस, टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उसके अंदर 7 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। तो ये तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हमें झोंक दिया गया ना, हमसे बिना पूछे, तभी इन लोगों ने रिजाइन कर दिया था। तो ये तो ऐसे भी गलत है। क्रिस्प प्रपोज एंड दिस इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनेंस स्टेटस वंस द, ये तो क्रिस्प मिशन तो चला गया था, उसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि 8 अगस्त को हुआ था। यस, तो क्रिस्प ये भी दिमाग में रखिए कि आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था वो किसके रिस्पॉन्स में हुआ था, क्योंकि हमारा जो बात हुआ था क्रिस्प के साथ वो फेल हो गया था, कोई वार्ता का आउटकम नहीं आया था, दैट्स वाई ये हुआ था। तो आपको इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि जो टॉपिक यहां पे करा रहा हूं आपको, वो काफी कुछ उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा मैं। ठीक है, रफ अंडरस्टैंडिंग तो दे दूंगा आपको मैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये पढ़ लीजिए। अच्छा 2 बार हो गया क्या, चलो कोई नहीं। इन इंडिया द फर्स्ट मेज, ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब ये तो बताऊं आपको, एक साल जिससे 2021 में पूछा ना, ये जो क्वेश्चन मालूम है उन्होंने कितनी बार पूछा है? उन्होंने एनडीए में पूछा, उन्होंने सीडीएस में पूछा, उन्होंने सीएपीएफ में पूछा, उन्होंने ईपीएफओ में पूछा, उस साल के जितने एग्जाम थे सब में उन्होंने पूछा था। और मालूम है इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स एनसीईआरटी। वैसे तो जितने क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहे सबका कहीं ना कहीं सोर्स एनसीईआरटी से है, बट एज ऑफ नाउ मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि एनसीईआरटी से मैं कंटेंट निकाल के लाऊं। तो बट हाँ, आफ्टर द एग्जाम मैं रेगुलर आपके लिए एक लाइव सेशन ऐसा कुछ कंटिन्यू करूंगा, जिसके अंदर हम रेगुलर ये सब चीजें कंटिन्यू किया करेंगे, सो दैट आपका प्रिपरेशन बूस्ट होता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे गांधी जी का पहला अपीयरेंस था, गांधी जी वहां पे आए थे और वहां पे उन्होंने भाषण दिया था, काफी अच्छा भाषण दिया था। उन्होंने इंडियंस को क्रिटिसाइज किया था, जितने इंडियंस जो बड़े बड़े नेता लोग थे ना, जो गोरे के सपोर्ट में हुआ करते थे, उनको क्रिटिसाइज किया था। अभी भी पूछा था कि बेचू का फॉर्मेशन, बेचू का जो न्यू रखा था वो मतलब किसके द्वारा रखाया गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी थे और इनी बेसेंट जी थे। ठीक है, पहले वो बनारस सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी थी, बाद में उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following founded भील सेवा मंडल इन 1920? ऐसे थोड़ा जो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं लिटरली आपके लिए एज इट इज ऐसे उठा के पूछ देते हैं। देखिए इनका नाम था अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर। ये वही पर्सन है अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर, जिनको हम बोलते हैं ठक्कर बप्पा, इनको हम बोलते हैं ठक्कर बप्पा। और यही वो पर्सन है जिन्होंने वो किया था, आदिवासी टर्म पहली बार यूज भी किया था। अच्छा एक और चीज, जो गांधी जी ने सेटअप किया था ऑल इंडिया हरिजन समाज संघ सेटअप किया था ना गांधी जी ने, हरिजन सेवक संघ, सॉरी, उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे ये अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर, या ठक्कर पापा से आप रख सकते हैं इनको दिमाग में, ठक्कर पापा। ठीक है, तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने सेटअप किया था, उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, बात आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट आदमी है डोंडो केशव कार्वे, डीके कार्वे बोलते हैं इनको, भाई बहुत फेमस पर्सन है, महर्षि कार्वे इनको बोला गया है। और इन्होंने एसएनडीटी विमेन यूनिवर्सिटी सेटअप किया था, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी एसएनडीटी विमेन यूनिवर्सिटी इन्होंने सेटअप किया है
मुंबई के अंदर। दिमाग से भूलेंगे नहीं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका। यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया था, यहाँ तक कि जो विडो महिलाएं थी उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया इन्होंने। खुद एक शादी एक विडो से की थी। सो ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आप पढ़ सकते हैं इन लोगों के बारे में। मेजर दो थे उनके बारे में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी मुझे उतना लगा नहीं कि दयाराम गुड़ीमल शाहनी, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन उतना मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने रखा नहीं। वैसे हर एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो यार जिसने भी हिस्ट्री में पार्ट लिया सबका यार इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम हर एक पर्सन के बारे में पढ़ के रिटेन नहीं कर सकते बस। इसलिए जिसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए दैट आई हैव पुट हियर, तो आप पढ़ लेना इसको आराम से। In the context of colonial India, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन तीनों को मालूम है किस लिए याद रखते हैं? रेड फोर्ट ट्रायल से याद रखते हैं। रेड फोर्ट ट्रायल कब हुआ था? जब आईएनए के लोग पकड़े गए थे, आईएनए के जो ऑफिसर्स पकड़े गए थे उनको जब लाया गया था तो उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। और हमारे इंडिया से बहुत सारे ऐसे जो भोलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स ने उनके लिए फाइट किया था। ठीक है, तो ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए के ऑफिसर्स थे लोग। ठीक है, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनके ऊपर। तो प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श, इनके ऊपर मूवी भी बनी है बाय द वे, बताऊं आपको मैं, आईएनए ट्रायल्स के ऊपर। तो कोई मौका मिले तो देखिए, आईएनए ट्रायल्स के ऊपर मूवी है। आई थिंक एक पंजाबी में मूवी बनी है, मुझे याद नहीं है, बट कोई ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। चलिए, तो दैट्स द डी इज द राइट आंसर। द गांधीरियन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? पहली बात, गांधीरियन पैक्ट हुआ कब था? ये हुआ था भैया 1931 में। और पर्पस क्या था? ये भी कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधीरियन पैक्ट जो हुआ था तो उसको कराने में कौन से दो लोगों का नाम आता है? तो देखिए, सापरू जी का नाम आता है और जैकर, एमआर जैकर और टी सापरू, ये दो इंपॉर्टेंट लॉयर्स थे जिन लोगों ने इसको निगोशिएशन मतलब टेबल तक बात पहुंचाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के गांधीरियन पैक्ट में क्या बोली गई थी? इरविन ने बोला था, इरविन उस टाइम का वाइसरॉय था, इरविन ने बोला था कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करिए और हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको हम रिलीज करेंगे। और उसने इनवाइट किया था कि कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस अटेंड करे, क्योंकि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था जिसको कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। और हमें देखने को मिलता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वैसे तो तीनों में से तीनों का वो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट का तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आया था कोई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें हैं भैया? इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था और गांधी जी ने उसको बोला हाँ ठीक है हम जाएंगे। और आपको बता दूं मैं, दो बड़े लीडर्स यहाँ पे नहीं गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों अटेंड करने के लिए नहीं गए थे, दोनों उसके खिलाफ थे। वैसे भाई बताऊं आपको मैं, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटिंग द कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल यहाँ पे इसको भी बोला गया था, हटा दीजिए। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू इंक्वायरी इनटू पुलिस, देखिए पुलिस ब्रुटैलिटी तो बहुत ज्यादा होती थी और गांधी जी ने बोला था कि पब्लिक की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इरविन ने मना कर दिया। इरविन ने बोला भाई मैं ऐसा कुछ यहाँ पे करने वाले नहीं है, हम आपकी कोई बात इसके ऊपर तो मानने वाले हैं नहीं हम लोग, तो ये हटा दीजिए। कांग्रेस की डिमांड थी, वैसे गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, गांधी जी ने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे कमरेड्स हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जो भी है उनको भी आप डेथ सेंटेंस ना दे के लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, वो भी बात उसने नहीं मानी थी। ये भी एक उसी टाइम का मुद्दा है। वैसे रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विद द वायलेंस, गांधी जी ने बोला था, गांधी में तो ये प्रपोजल था, क्योंकि गांधी जी आपको पता है सत्य अहिंसा वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना था कि जो वायलेंस में नहीं थे, जो नॉर्मल धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आप रिलीज करिए, लेकिन जो वायलेंस में है जो भी आपका एक्शन है वो करिए, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट था, तो 1, 2 और 4 ये वाला पॉइंट उसने नहीं माना था। ठीक है, और ये भी बात बोला था कि जितने भी आपने कॉन्फिस्केट किए हैं जमीनों को, इफ यू हैव कॉन्फिस्केटेड द लैंड और उसको थर्ड पार्टी को आपने सेल नहीं किया, वो भी आप रिटर्न करिए, ये भी बात उसमें लिखी गई थी। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी मतलब बोलते ना ऑफिसर्स को छोड़ दिया है, वापस अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट देम ज्वाइन, उनके साथ बहुत लीनियंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ज्वाइन करे तो उनके साथ आप बहुत बुरा बर्ताव नहीं करे, बहुत लीनियंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए उनके साथ। ये सब बातें भी उसके अंदर निकल के आई थी, हुई थी, वो एग्रीमेंट में था। तो 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, द रिमिशन ऑफ द फाइन नॉट एट कलेक्टेड, जो है उसको भाई अब उसको मतलब छोड़ दीजिए, मतलब फाइन जो आपने नहीं कलेक्ट किया वो छोड़ दीजिए जमीनों के ऊपर से। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको बता ही दिया मैंने। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लिख, देखिए एंटी अनटचेबिलिटी बिल्कुल गांधी जी ने सेटअप किया था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बिकॉज उन्होंने हरिजन सेवक संघ, और आपको पता है पूना पैक्ट के बाद बातें बाहर निकल के आई थी, बिकॉज आपको पता है पूना पैक्ट स्पेशली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन के ऊपर था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि नहीं ये तो मेरे लिए हरिजन है, तो अनटचेबिलिटी एंटी अनटचेबिलिटी मतलब हरिजन सेवक संघ जो उन्होंने बनाया था इसी पर्पस के लिए बनाया था, 1933 में उन्होंने सेटअप किया था। ठीक है, और उसके पहले सेक्रेटरी कौन थे?
अमृतलाल ठक्कर, ठीक है, जो ठक्कर पापा हम इनको बोलते हैं। सेकंड, ऑल इंडिया किसान सभा, देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी एसोसिएटेड है। और पहली बात बताऊं, इसकी शुरुआत बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से करते हैं। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन होता है। उसके बाद 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं, और उसके जो चेयरमैन होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो होते हैं एनजी रंगा जी। कौन होते हैं? एनजी रंगा। एनजी रंगा जी आंध्र प्रदेश के काफी बड़े फार्मर्स के लीडर हैं, और जो मैं थे के सेंस से बात कर रहा हूं यहाँ पे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नाइकर जी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नाइकर यहाँ पे आएगा, नाइकर यहां पे आएगा, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी नाइकर जी ने यहां पे शुरू किया था। पर्पस क्या था कि जो टेंपल एंट्री नहीं हो रही थी, जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, वो इनको हजम नहीं हो रहा था, तो उसके ऊपर था। एंटी ब्राह्मण थे, एक तरह से एंटी ब्राह्मण वाला मूवमेंट था। और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसको कम करने के बाद उसके अगेंस्ट बात थी, ठीक है। और जो लोअर कास्ट के लोगों के लिए था, उनके ऊपर उनकी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए ये सब चीजें इनकी डिमांड थी। ये था कि भाई ब्राह्मण्स का ही जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण ही शादी कराएंगे, ब्राह्मण ही थोड़ी सारे के सारे कल्चरल प्रैक्टिस को हमारे एग्जीक्यूट करेंगे, नॉर्मल लोग भी तो कर सकते हैं। ये सब इनकी डिमांड थी, ईवी रामास्वामी नाइकर की, ठीक है। और इनको पेरियार भी कहते हैं, बाय द वे, ही इज कॉल्ड पेरियार एज वेल, ठीक है। अब वो पेरियार बोला तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि पेरियार कहां की बात हो रही है। ये बात हो रही है केरला की बात हो रही है, ये लिंक करिए ना, ठीक है। और यहां तक कि इन्होंने जो एक पार्टी फॉर्म की थी, अन्ना द्रविड़ खैजम, जो आज हम एआईडीएमके की बात करते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा आगे बढ़ाई गई थी। चलिए, तो तीनों के तीनों सही है, बाय द वे। आगे बढ़ते हैं, अब इसको आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये सब चीजें यार, अब ये सब वही बोलो ना कि पढ़ के नहीं बता सकता मैं, पढ़ के बताऊंगा तो फिर ऐसा लगेगा क्या है। तो बेटर है कि कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं, बाकी यू कैन रीड इट, इसलिए दिया है आपको यहां पे। चलिए, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मालूम है क्या होता है? कि आपको साइन करा दिया, चलो आपको ब्रिटेन लेके, सॉरी आपको अफ्रीका लेके जा रहे हैं, अफ्रीका में लेके गए, आपको 40 साल के लिए साइन करा के रखा है, आप प्लांटेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से फोर्स लेबर है। और बिल्कुल वहां पे गांधी जी ने काफी कुछ काम किया था फॉर दिस पर्पज, उनके वेलफेयर के लिए, स्पेशली शुगर प्लांटेशन के अंदर जो वर्कर्स काम करते थे, ठीक है। तो यस, पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है। वहां पे उनका मेथड जो होता है ना, सिविल डिसोबीडियंस, जब 90s के टाइम पे 1914 तक गांधी जी जब वहां रहे थे तब। इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर। देखिए, गांधी जी ने सपोर्ट किया था, सही बात बोलो तो गांधी जी ने यहाँ पे, गांधी डिड नॉट नहीं, गांधी जी ने सपोर्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी एक्सेप्टेड दैट इनविटेशन, और गांधी जी क्या बोलते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो लीडर्स थे वो उतने खुश नहीं हुए थे, उसकी वजह से, उनकी वजह से। तो गांधी जी ने बाय द वे सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम होल हार्टेडली कॉपरेट करेंगे इनके साथ तो ये हमें क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे इसमें आजादी दिलाने के लिए सब। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं। चलिए, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ, अब यहाँ पे 1930 की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1915 की बात हो रही है, 1915-16 की बातें हो रही हैं। और ये बात हो रहा है एक तरह से 1900 मतलब 1900 से लेके और 1913 जब वो अफ्रीका के अंदर थे, वहां की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अंतर है यहाँ पे, इन्होंने तीनों चीजों को क्लब किया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सीधा एक ही टॉपिक पे उठा के देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। बिल्कुल बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था। इरविन ने बोला था कि, इरविन को पहली बात लगा ही नहीं था कि इतना लंबा प्रोसेस चलेगा, उसको लगा था कि क्या बुढ़ऊ क्या कर लेगा, ये पतला सा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि इस तरह से। और आपको एक और बात बता दूं, एक पर्सन था, एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर, जिस पर्सन ने उस पूरे घटना को बहुत क्लोजली वॉच किया था, बहुत क्लोजली। जितने भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया वैसे बाय द वे बताऊं आपको मैं कि कौन से जर्नलिस्ट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत क्लोजली देखा है, क्लोजली उसने। एक और आपको सत्याग्रह बताता हूं, धरसाना सत्याग्रह, जिसके अंदर इनकी वाइफ गई थी, कस्तूरबा गांधी जी थी, उसमें गांधी जी अटेंड करने नहीं गए थे, वहां तक उसके सरोजिनी नायडू भी गई थी। तो वो वाले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर भी वेब मिलर ने काफी कुछ, उसके ऊपर बहुत कम बातें होती धरसाना सत्याग्रह के बारे में, वो भी सॉल्ट लॉ से रिलेटेड ही है। उसमें बहुत ब्रूटल अत्याचार हुआ था, ब्रूटल क्या बोलते हैं, अटैक हुआ था बाय द ब्रिटिश फोर्सेस ऑन द पीपल। ये बात ही नहीं होती। एक क्वेश्चन आता है कि धरसाना सत्याग्रह पहले हुआ था कि पहले ये वाला सत्याग्रह हुआ था, अपना डांडी मार्च पहले हुआ था। डांडी मार्च पहले हुआ था, बाद में सत्याग्रह हुआ था, धरसाना सत्याग्रह, लेकिन उसको गांधी जी अटेंड करने नहीं जा पाया था, उनकी वाइफ गई थी, कस्तूरबा गांधी जी गई थी, ठीक है। चलिए,
अच्छा, तो हाँ, इसमें क्या क्या सही है भैया? हाँ, थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, आपको बता दिया मैंने रीजन। गांधी जी हमेशा से फेवर में रहे थे कि इफ यू नीड टू सपोर्ट देम, कॉपरेट करना चाहिए हमें, लेकिन ठीक है। और फर्स्ट वाला तो सही है, चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, आप प्लीज इसको आराम से पढ़िए, वो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, सीधी बात है। अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बताओ तो। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? एक किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग का, गांधी जी ने किया था। आपको मैं बहुत बार बोलता हूं ना कि गांधी जी को जितना श्रेय मिलता है उससे कहीं ज्यादा श्रेय बाल गंगाधर तिलक को मिलना चाहिए, बिकॉज जो होम रूल लीग की स्थापना की थी उन्होंने, और एनी बेसेंट जी ने किया था, दोनों ने साथ में मिलकर किया था। उन्हीं, अभी हुआ क्या था उसके अंदर पैम्पलेट बांटे गए थे, लोगों को एजुकेट कराया गया था, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया गया था कि भाई ब्रिटिशर्स कैसे हमको लूट रहे हैं, ब्रिटिशर्स को कैसे भगाना है। उसके अंदर प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, उसके अंदर सिर्फ एक तरह से लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन दी गई थी, समझाया गया था, सेल्फ रूल के बारे में बातें की गई थी। उससे अब जनता जो 2-3 साल में इतनी ज्यादा एजुकेट हुई थी, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा गांधी जी को मिला, व्हेन गांधी जी स्टार्टेड। तो यहां तक कि गांधी जी ने बाद में उसका नाम चेंज किया स्वराज्य सभा, और बाद में जो लोग थे वो लोग साथ में गांधी जी के ही जुड़ गए। वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, इट वॉज मर्ज्ड विद गांधी जी प्रोग्राम। ओके, तो उसका नाम था स्वराज्य सभा। चलिए, ये बात आप भूलेंगे नहीं। हिंदू महासभा तो देखिए, हिंदू महासभा 1915 में बनी थी, और हिंदू महासभा के एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर है मुंजे साहब, डॉक्टर मुंजे। अब क्यों बता रहा हूं डॉक्टर मुंजे के बारे में? क्योंकि देखिए, एक कॉलेज है भोसला मिलिट्री कॉलेज, भोसला मिलिट्री कॉलेज, ये मुंजे जी ने, डॉक्टर मुंजे ने सेटअप किया था, और एक्चुअली वो नासिक में है। और क्या बोलोगे तो यार नासिक की बातें बताता रहता, तो यार प्रॉब्लम वो नहीं है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो चीज मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। मैं लकी था कि मैंने पहला पेपर खोला ईपीएफओ का, और पहले देखा ये क्या बोलते हैं भोसला मिलिट्री कॉलेज कहाँ है। मैं ये तो नासिक में, अभी मैं उधर ही से घूम के आया मैं। लेकिन दैट इज इजी फॉर मी, नॉट फॉर द ऑल इंडिया लेवल। क्या बताओ यार, ऐसे किसी कर्नाटका के किसी कॉलेज का नाम पूछ दे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, बट मे बी द पर्सन हु इज स्टेइंग इन कर्नाटका कैन आंसर इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। Which of the following is a very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह? पहली बार चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इट वाज अ रीजनल मूवमेंट। सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। चंपारण का पर्पस क्या था? 3 कट्ठिया सिस्टम था वहां पे, 3/20, क्योंकि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 3 कट्ठे में आपको क्या उगाना था? आपको उगाना था इंडिगो प्लांट। और इंडिगो नहीं उगाएंगे तो आप किसी और मतलब उस पर्टिकुलर 3 कट्ठे में कुछ और क्रॉप अगर उगाना चाहते हैं तो आपको उसके बदले एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। गांधी जी को राजेंद्र क्या बोलते हैं, देखो राजेंद्र लहरी याद आ रहा मुझे, अरे यार वो किसान थे, मुझे देखो एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनका क्या था, मुंह पे था मेरे अभी। चलिए, बट वो गांधी जी को लखनऊ सेशन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। लखनऊ सेशन के बाद गांधी जी को लेके गए थे चंपारण, ठीक है। चंपारण के अंदर, चंपारण के यहाँ पे उन्हें बड़े बड़े लॉयर्स मिले वहां पे, ठीक है। और वहां पे जो मूवमेंट हुआ था, और स्पेशली भी पूछते हैं कि जो पहला इनका मूवमेंट था लोकलाइज मूवमेंट या रीजनलाइज मूवमेंट, वो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट ही था। अच्छा, तो हुआ क्या भाई उससे? ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल, देखिए नेशनल मूवमेंट नहीं था वैसे, एक रीजनल मूवमेंट था। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित, ये हटा दीजिए। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट, एंड इसका आउटकम हमें देखने को मिलता कि जो पीजेंट थी वो ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल। मतलब एक तरह से फार्मर्स के लिए मूवमेंट था ना ये, तो बिल्कुल उसका हमें आउटकम देखने को मिलता है। अच्छा, एक और बात, अहमदाबाद सेशन अहमदाबाद वाला मूवमेंट किसके लिए किया था उन्होंने? मिल वर्कर्स के लिए किया था, मिल वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने के लिए बात थी। और खेड़ा जिसके अंदर क्रॉप फेलियर हो गया था, उस एरिया में प्लेग और क्या बोलते हैं फेमाइन आ रखा, तो भी उस एरिया में टैक्स इंक्रीज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसके लिए गांधी जी ने काम किया था। दैट वाज खेड़ा। खेड़ा हंगर स्ट्राइक था, और यहाँ पे हाँ खेड़ा वाज हंगर स्ट्राइक। चलिए, और ये था सिविल डिसोबीडियंस। चलिए, अपना ये चंपारण वाला सिविल डिसोबीडियंस था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, डायरकी मतलब द्वैध शासन बोलते हैं उसे। चलिए, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू द 2 हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसको तो फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं बाय द वे, ठीक है, इसको डायरकी नहीं कहते। हैविंग 2 सेट ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन, तो हटाओ, ऐसे भी पढ़ के बेकार लग रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इन 2 कैटेगरी, बिल्कुल। प्रोविंस में 2 सब्जेक्ट बन गए थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह की डायरकी यहां पे लाई गई थी और प्रोविंसेस में लाई गई थी।
तो डी इज द राइट आंसर। यार 1919 वाले सेशन, 1919 का जो एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविंशियल डायरकी लाई गई थी। और बाद में क्या किया, इसको हटा के जब 1935 आया तो उस टाइम पे उसको सेंट्रल डायरकी कर दिया गया था। ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अभी बताइए इसका सीक्वेंस है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में हुआ। ऑल इंडिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में अपने को देखने को मिलता है। और रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, RIN म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, ये हुआ था 1946 में। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें इसके ऊपर कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो मूवमेंट हुआ था 1946, जिसके अंदर जो सेलर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और एक क्लियर कट मैसेज दिया था ब्रिटिशर्स को कि देखो अब तुम्हारा टाइम नजदीक है और अब तुम्हें जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और बहुत टाइम पे ऐसा आपने एक अगर बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं उनके भाषण अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने बहुतों ने ये बात बोली है कि जो इंस्पायर किससे हुए थे, ये आईएनए से इंस्पायर हुए थे। और उसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए थे उससे इंस्पायर होकर इन्होंने किया था। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको ये वही है कि 1942 8 अगस्त में हुआ था ये। और आपको बता दूं मैं, जो यहाँ पे रिजोल्यूशन जो ये किया था, पास किया गया था, वो सॉरी प्रेजेंट किया गया था और इसका क्विट इंडिया का, और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। और डू एंड डाई का स्लोगन है वो गांधी जी ने दिया तो था, लेकिन उसको लिखा किसने था? उनका नाम था यूसुफ मेहर अली, या यूसुफ मेहरेली बोलते हैं उन्हें, यूसुफ मेहरेली, यूसुफ मेहरेली। ठीक है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो साइमन गो बैक का नारा था वो भी इन्होंने ही लिखा था। और एक और नारा है, देखो यार दिमाग से निकल रहा है, जो भगत सिंह बोलते थे, इनकलाब जिंदाबाद, वो हसरत मोहानी जी ने लिखा था। और एक गाना है आपने इसका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो जो उस गाने को लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी जी ने, बिस्मिल अजीमाबादी जो पटना के थे। और उसको फेमस किसने किया था? उसको किया था फेमस राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो दोनों के नाम में बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल, और लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट लिखना है, रखना है। ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो आपको बता दिया जहां पे। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कभी कभी इसमें भी पूछते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो देखो यार, सिंपल सी बात बताऊं, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, लेकिन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक सेशन नहीं है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस है वो। ये भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है, कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा, पहला कॉन्फ्रेंस सुबह हुई थी, सेकंड कॉन्फ्रेंस दोपहर में हुई थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस रात में हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं था। ठीक है, तीनों कॉन्फ्रेंस अलग अलग टाइम पे हुई है। ठीक है। ये भी इस लेवल का क्वेश्चन लोग पूछते हैं कभी कभी, तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, अब तो सिंपल है आपके लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी, देखिए बटलर कमिटी जो था तो सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए था, स्पेशली जो इनके लिए था, राजाओं के लिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट कौन सी? स्पेशली प्रिंसली स्टेट। और यहां पे बात क्या निकल के आई थी कि जो पैरामाउंटेंसी है वो मेंटेन रहेगी। पैरामाउंटेंसी मतलब क्या? ब्रिटिश, देखो जो सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो मेंटेन रहेगी। जो राजा हैं इंडियन के, उनको झुक के रहना पड़ेगा, कहने की बात है। लेकिन ऑल दो उनको हम इंडिपेंडेंट पावर्स हम देते हैं उनके विद इन देयर टेरिटरी, लेकिन पैरामाउंटेंसी किसकी है? ऊपर वाले की है, मतलब ब्रिटेन पार्लियामेंट की मेंटेन रहेगी। बटलर कमेटी, एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ चुका है, और आ ही चुका है, मतलब 2-3 बार आ चुका है कि बटलर कमेटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो प्लीज उसको लिख लीजिए आप एक बार प्लीज। तो उसमें एक पर्सन का नाम है सिडनी पील। बटलर तो था ही वैसे, हाकॉट बटलर तो था ही यहाँ पे। तो सिडनी पील बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है यार, अब क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, मैं थोड़ी इतना पढ़ाना चाहता हूं बट मजबूरी है। और दूसरा था भाई विलियम होल्ड्सवर्थ, विलियम होल्ड्सवर्थ। ठीक है। और पहला पर्सन तो सिडनी पील आपको बता दिया, और बटलर तो था ही उसके अंदर। ठीक है। तो यहां पे सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए, पैरामाउंटेंसी मेंटेन रहेगी, इतना आपको पता होना चाहिए बस। और देखिए यहाँ पे ये तो मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वही, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमें उससे ही लेन देन है। बाकी 2 मेंबर्स के नाम को बताते हैं, पील और हैंड्सवर्थ, बस उससे ज्यादा नहीं। द प्लान ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर तो हटा दो इसके आगे से, बट ठीक है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा भैया, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमने पहले क्या डिस्कस किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए थोड़ी आया था क्रिप्स। इंडिया शुड पार्टीशन इनटू 2, देखिए इसके बारे में कोई ऐसा उस टाइम तो बात नहीं हुई थी, ऑल्दो जिन्ना जी के अंदर बात हो गई है। इंडिया शुड बी मेड रिपब्लिक विथ, हटाओ यार, इंडिया शुड गिवन डोमिनियन स्टेटस। अब समझ में आ रहा है कितना रिपीटेशन है? यही रिपीटेशन है यहाँ पे। ठीक है। और जो प्रोविंसेस है जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, देश कैन हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट, सेपरेट यूनियन एग्रीमेंट जो उनका रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं हम लोग। चलिए, इसमें तो ज्यादा मेहनत अभी होगी नहीं, अब आपसे है भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट।
विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह, पहले बताओ रॉलेट सत्याग्रह आया, सॉरी रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट हमारे सिडनी रॉलेट ने लाया था, और उससे पहले 1915 के अंदर एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ रखा था, जिसके अंदर आप वॉर चल रही थी ना, तो वॉर देखो, वॉर कब से कब तक थी? 1914 से लेके 1918 तक थी। आपको 1914 और 1918 के बीच में कोई बड़े मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी मास मूवमेंट अगर करोगे तो तुमको धून दिया जाएगा, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ रखा है। आपके सारे के सारे ऐसे मूवमेंट्स के ऊपर सीधा मतलब कड़ी कार्रवाई की जाएगी ब्रिटिश द्वारा, तो इसलिए बड़े मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे मास मोबिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता आपको यहाँ पे। इसलिए होम रूल लीग किस तरह का था? बहुत शांति प्रिय मूवमेंट था, जिसके अंदर लोगों को अवेयर किया जा रहा था, तो वो सब तो चल ही सकता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि उसमें मजा आ रहा था ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने सोचा कि अगर अभी हम लोग वॉर खत्म हो गई है और ये एक्ट अब रिपील करना पड़ेगा, इंडियंस उसकी डिमांड कर रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ नया लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके मूवमेंट्स को हमें कंट्रोल करना है, तो उन्होंने लाया रॉलेट एक्ट, जिसके अंदर अगर कोई इंडियंस को हम 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के। 3 लोग बैठेंगे, बिना किसी सवाल जवाब के उठा के डाल दो उसको जेल में, बस सिंपल सी बात है। तो देखिए, तो इसी के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने लाया था, और उसी में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग का मैसेकर। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। तो देखिए, बिल्कुल सेडिशन कमिटी किसने हेड किया था? सिडनी रॉलेट ने चेयर किया था उसको, बिल्कुल सही बात। इसको एनार्कियल एक्ट भी बोलते थे वैसे। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी ट्राइड टू यूटिलाइज, बिल्कुल होम रूल लीग के लोगों को उन्होंने यूटिलाइज किया था, वही तो बता रहा हूं। होम रूल लीग खत्म ही कब हुआ था? 1917-18 में खत्म हुआ था, 1919 में आ गया। तो होम रूल लीग के तो बंदों को उन्होंने यूज तो किया था ना, बिल्कुल यूज किया था, उनके लिए लीडिंग फोर्स थे वो तो। दूसरा भी सही है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन, ये तो साइमन कमीशन का कोई लेन देन नहीं है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, और साइमन कमीशन इसलिए देखने आया था कि 1919 का जो एक्ट आया था प्रोविंशियल डायरकी, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने के लिए, देखने के लिए आया था कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने की जरूरत है। साइमन कमीशन इसलिए आया था, उसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। और एक और बात, साइमन कमीशन का नारा यूसुफ मेहरली जी ने जो साइमन गोबैक का दिया था, और साथ ही साथ जब पंजाब पहुंचा था तो वहां पे प्रोटेस्ट बहुत जम के हुआ था, और एक लीडर है हमारे लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी। स्कॉट का ऑर्डर था, और उनके सॉन्डर्स ने आई थिंक उनके ऊपर सर पे मारा, लाठी मारा, और उनकी डेथ हो गई। और बाद में फिर सॉन्डर्स को किसने मारा था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। उसको वो कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। चलिए, तो थर्ड वाला गलत है, बाकी फर्स्ट सेकंड सही है। चलिए, अब देखिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन सी ईयर में बनी है? 1934 में बनी है। इसके लीडर्स कौन कौन से हैं? इसके लीडर हैं आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, मिन्नो मसानी, ये लीडर्स हैं इनके। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र तो भूलना भी मत। इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। तो देखिए यार, ऐसी कोई उसमें थॉट तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल बात की थी कि भाई जमींदारी प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने बोला था, प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट उन्होंने बोला था। इट वांटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट मतलब लेबर क्लास होता है, प्रोलेटरिएट का मतलब होता है लेबर क्लास। तो देखिए, उन्होंने ऐसी बातें नहीं की थी। ये तो कम्युनिस्ट वाली धारा है, तो ये तो सोशलिज्म मतलब है वैसे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल की सोशलिज्म है। हमारे यहाँ पे ऐसी नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस लेवल का सोशलिज्म नहीं था। ये रशिया वाला सोशलिज्म है। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द, तो कोई बात ही नहीं है यार इनकी, इसके ऊपर किसी के ऊपर बात इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। मतलब एक्चुअली उनका था एक कांग्रेस, देखो वो भी कांग्रेस से अटैच ही थी, वैसे कांग्रेस से अटैच होकर ही बना था वो। विद इन द कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फॉर द पीजेंट्स एंड वर्कर के देख रेख के लिए, ठीक है। तो वही पर्पस था उनका, इनका ये पर्पस नहीं था। ये सब चीजें जो बता रहे लोग, तो तीनों के तीनों गलत है यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर। चलिए, बाकी आप पढ़ लीजिए। इसके लीडर्स के नाम भूलना नहीं है। जेपी नारायण, जेपी नारायण तो भाई वही हैं बिहार के भाई, ठीक है। जेपी, उनको प्यार से जेपी कहते हैं, ठीक है, जो नहीं मरण से डरता है। ये क्या लाइन थी यार, देखो। अब रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए इनकी लाइन है, काफी लाइनें अच्छी लिखी हैं इनके लिए, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। चलिए, विदाउट द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द तंजौर कोस्ट, जिन्होंने सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था तंजौर कोस्ट पे। तंजौर कोस्ट कहां पे? तमिलनाडु में। जैसे गांधी जी ने यहाँ पे दांडी मार्च किया था ना, उसी तरह से तंजौर कोस्ट पे जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए किया था, तो वो किया था हमारे राजगोपालाचारी जी ने। चिदंबरम पिल्लई कौन है? चिदंबरम पिल्लई वो पर्सन है जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में लीड किया था,
ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में 1906 में तमिलनाडु में जो लीडरशिप की थी वो चिदम्बरम पिल्ले जी की है। के कामराज का क्या कौन है? के कामराज एक तमिलनाडु के सीएम रहे हैं, और के कामराज प्लान उन्होंने दिया था जिसके अंदर ये था कि जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं उन्हें ना अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए और अब वेलफेयर में लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, पार्टी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, ना कि अब लीडरशिप लेनी चाहिए। इन्हीं बेसिस तो आप जानते हैं 1917 के अंदर उनकी लीडरशिप थी कांग्रेस की कलकत्ता सेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सी राजगोपाली पर्सन है यहाँ पे। अच्छा, और 2-3 नाम याद कर लो। देखो सिर्फ यहीं पे नहीं, सॉल्ट मूवमेंट बहुत अलग अलग जगह पे हुआ था। जैसे कि एक सॉल्ट हुआ था मालाबार कोस्ट पे भी, तो उनका नाम था भाई के कलप्पन। जरा नाम देखते हैं यहाँ पे, देखिए के कलप्पन, ठीक है। उसके बाद मालाबार कोस्ट पे इन्होंने किया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी तो सी राजगोपालाचारी तो आपको पता ही है, तिरुचिरापल्ली टू वेडरनियान। चलिए, रेडक्लिफ कमेटी किसके लिए भैया? रेडक्लिफ लाइन किसके बीच है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। तो क्या पर्पस है भैया यहाँ पे? बाउंड्रीज डिलिमिटेशन द बाउंड्री कमेटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा कि बाउंड्री कमेटी थी क्या रेडक्लिफ कमेटी? हाँ, बाउंड्री कमेटी थी। और वो नालायक इंडिया में कभी आया भी नहीं था, उसको सिर्फ नक्शा दिया, उसने मार दिया लाइन। तो ये तो उनकी थी। ये तो मतलब ऐसे किस्से तो उन्होंने बहुत कर रखे हैं ब्रिटिशर्स ने, ऐसे क्रिएट तो कर ही रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के जो भी पंजाब वाले, पंजाब और बंगाल साइड में, ठीक है। राइट रोड के लिए नहीं आया था, इसका कोई मतलब ही नहीं यहां पे। चलिए, सिरिल रेडक्लिफ 1919 का सेशन कहां हुआ था भैया? इंडियन नेशनल कांग्रेस सिग्निफिकेंस द हिस्ट्री ऑफ द, देखिए 1919 का जो सेशन था पूर्ण स्वराज लाहौर में हुआ था दिसंबर में। वहीं पे मतलब उसके बाद ही उन्होंने रावी नदी पे झंडा फहराया था, और उसके बाद से हम पूर्ण स्वराज की तब से ही बातें कर रहे हैं। आपको बताया तो था इससे पहले मैंने, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी इस टाइम पे, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण। उसके इसके लिए कुछ वो भी प्लेस भी लिए गए थे लोगों द्वारा। चलिए, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल, ये तो इरविन और गांधी इरविन पैक्ट में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, ये तो ऑलरेडी हमारा 1920 की कहानी है। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए अब सबका बता देता हूं यहाँ पे। सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। देखिए स्वराज की जो बात है, सेल्फ गवर्नमेंट अगर बोलो स्वराज की बात है, तो 1906 में बोल दिया गया था हमने, ठीक है। स्वराज की बातें आ गई थी 1906 में कलकत्ता सेशन में। नॉन कॉपरेशन हुआ था हमारा 1920 के अपने अगेन वो भी कलकत्ता सेशन ही था, वहां पे जो हुआ था, जिसको अपने लाला लाजपत राय जी ने हेड किया था। और पूरी की पूरी जो प्लानिंग निकल के आई थी 1920 के, देखिए 2 सेशन हुए थे 1920 में, एक हुआ था सितंबर में, एक हुआ था दिसंबर में। जो सितंबर वाला सेशन था वो हुआ था कलकत्ता में, और जो ये था अपना दिसंबर वाला था वो नागपुर में हुआ था। तो नागपुर वाले सेशन का जो हेड किया था वो सी विजय राघव चारियार ने किया था, और सितंबर वाले सेशन का हेड इन्होंने किया था, राय जी ने किया था। और उसके बाद डिसीजन टू पार्टिसिपेट, तो गांधी इरविन पैक्ट की कहानी आपको तो ऑलरेडी पढ़ लिया आपने। चलिए, कभी कभी ऐसे भी इसको सिंक्रोनाइजेशन में भी अरेंज करने के लिए दे देते हैं लोग, आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इंडियन नहीं था, यही तो था यहाँ पे। देयर इज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, दैट्स व्हाई पीपल वर नॉट हैप्पी। सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी और कुछ इंडियंस वर वांटेड टू, देखिए आया किस लिए था ये भी बता दूं आपको। ये आया था इसी को रिव्यू करने के लिए, ये 1919 के एक्ट को रिव्यू करने आया था। वैसे तो बोला था 1919 के एक्ट में लिखा था कि हम 20 साल बाद भेजेंगे, 10 साल बाद ही आ गया वो 10 साल बाद ही आ गया था, ठीक है। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, तो ठीक है। साइमन कमीशन सजेस्ट द पार्टीशन ऑफ कंट्री, कोई मतलब ही नहीं है। साइमन कमीशन ने बिल्कुल चेंजेस बोले थे, जो 1935 का एक्ट था ना, वो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद आया है, बिल्कुल ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, और साइमन कमीशन में एक मेंबर का नाम याद रखिए, एक मेंबर था उसके अंदर, उसका नाम था एटली, ATLLE। ये बाद में जाके बनता है यूके का प्राइम मिनिस्टर, और इसी की जब प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिया आजाद होता है, ये भी पता होना चाहिए। एटली था उस टाइम पे। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल, फेल हो गया था ना। चलिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1929 में आ गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान, ये तो 1946 का बात है, ठीक है। ये भी बोलते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कौन से 3 लोग आए थे, तो देखिए क्रिप्स वापस आया था, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और देखो एक और पर्सन था उसके अंदर। तो अब जो दूसरा तीसरा पर्सन मेरे को देखो, एवी अलेक्जेंडर, देखो कैसे दिमाग से बोल रहा है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। चलो यार देख के बता, आप लोग थोड़ा ना बता देना मुझे तीसरे पर्सन का क्या नाम था। चलिए, देखो इसी को गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, बहुत फेमस लाइन है, वैसे बहुत बार पूछा हुआ है।
और हाँ देखो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका जीएस बहुत अच्छे लेवल पे सुधर जाएगा अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो। अदरवाइज देखिए, आपकी तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे सिर्फ पीआईक्यू इसलिए भी करा पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और मेरा पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अभी अब मई से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट में से स्टार्टिंग, और बहुत डिटेल में हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो सब्जेक्ट हम करेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में विथ पीआईक्यू। अभी तो सिर्फ पीआईक्यू करा रहा हूँ मैं, विथ टॉपिक करने के बाद हम पीआईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, हर सैटरडे एग्जाम्स होंगे आपके। सो दिस इज माय प्लान। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगता हो तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी तो अपना यूट्यूब पे सेशन चलते रहेंगे। चलिए, वो थोड़ी छोड़ेंगे आपके लिए, ऐसा थोड़ी कि क्लास कर दिया तो भाई सब कुछ थोड़ी छोड़ेंगे। चलिए, तो कांग्रेस कमिटी रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस बिकॉज देखिए क्या हुआ था, इंडियन को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था और इंडियंस को पसंद नहीं आया था, तो इंडियन ने फिर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये रीजन है यहाँ पे इसके लिए। तो यहाँ पे कहीं लिखा है ऐसा, कुछ कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब डी आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। देखिए क्या हुआ था, 7 प्रोविंसेस कौन कौन से, आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस 7 प्रोविंसेस हमारे कौन से थे वो भी पता होना चाहिए आपको, जिसके अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने सरकार बनाई थी। बॉम्बे था, मद्रास था, सेंट्रल प्रोविंस था, और उसके बाद उड़ीसा था, यूपी था, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस था, बिहार था, और एनडब्ल्यूएफपी और असम। ये 7 प्रोविंसेस थे जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था ये भी पूछते हैं, तो उसका नाम था लिलिंथगो, लॉर्ड लिलिंथगो। सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लॉर्ड लिलिंथगो का ही है, बाय द वे बताऊं आपको, इरविन के बाद आया था। और इसके लिलिंथगो और अपने इसके 1943 तक था वैसे इंडिया में, 1932-33 में आ गया था, पूरे 8-10 साल इंडिया में रहा था, इसीलिए सबसे लंबा ड्यूरेशन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, देखिए ये उन्होंने नहीं किया है, ये अपने के क्या बोलते हैं नाना पाटिल और महाराष्ट्र के बहुत सारे और लीडर्स ने किया है, तो इनका आंसर नहीं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बिल्कुल उन्होंने किया था, 1942 में सेटअप किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इससे तो इलेक्शन भी लड़े थे बाय द वे, जो 1937 का इलेक्शन था इसी पार्टी से लड़े थे वो। ठीक है, 1936 में उन्होंने बनाया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। एग्जाम में पूछा हुआ कि कौन सी पार्टी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो बिल्कुल उन्होंने इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था 1937 का, बॉम्बे प्रोविंस के लिए। बॉम्बे प्रोविंस के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने सीटें भी जीती थी बाय द वे। चलिए, तो 2 और 3 इज द राइट आंसर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। चलिए, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट एंड टू डेथ इन 1932 बिकॉज ऑफ, अब खुद बताइए क्या रीजन है। कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट था ना, रमेश मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, उसके अगेंस्ट इन्होंने, बिकॉज वो क्या बोल रहा था, सेपरेट इलेक्टेड देंगे हम डिप्रेस क्लासेस को। गांधी जी ने बोला नहीं भाई, ये तो तुम हिंदुओं के अंदर भी बंटवारा कर रहे हो तुम, तो इसलिए उसके अगेंस्ट उन्होंने फास्ट रखा था। और फिर बाद में पूना पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर गांधी जी बोलते हैं कि आप सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड ना लेके सेपरेट इलेक्ट्रेट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए आईएनसी का जो सेशन था यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, अभी तक आपने वही तो देखा कि यहाँ पे कंप्लीट रिजोल्यूशन की बात की गई थी, बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, सॉरी। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे भी सही है, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स वर रिजॉल्व। ये तो यार 1916 में हो गया था ना, 1916 के जो लखनऊ सेशन था जिसको हेड किया था इसी मजूमदार जी ने, वहीं पे सॉल्व हो गया था, तो ये मैटर वैसे भी बढ़ा नहीं है, बट आगे बढ़ा नहीं। रेजोल्यूशन वाज पास बाय रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी। देखिए ये तो यार टू नेशन थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो जिन्ना जी ने 1940 में दिया था, मार्च 1940 में, तो यहाँ पे तो बात ही नहीं आती उसकी। तो ये तो देखिए वैसे भी सेकंड थर्ड गलत है, 1 इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, अब देखो इसके बारे में आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो इस तरह से मैं क्वेश्चंस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और कोशिश है कि यार जल्दी से जल्दी देखो मेजर चीजें मैं खत्म कर पाऊं, और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स मैं आप लोगों के साइड से मुझे मिले हैं और मैं इसके ऊपर लगातार काम किए जा रहा हूं। ईडीएम फ्रेजेस का ऑलरेडी आपको दे चुका हूं मैं कुछ दिनों में के अंदर, 1-2 दिन के अंदर वर्ड्स वाले जो हैं 1000 वर्ड्स का मेरा टारगेट है, जितने वर्ड्स आपको करा रखे वो भी आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और भी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो स्लोली आपको सारी चीजें तुरंत पहुंचा दूंगा मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।